नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक दिन में 17 सभाएं करने वाले तेजस्वी यादव अलग अलग रंग की टी शर्ट में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या टी शर्ट तेजस्वी यादव को इस चुनाव में नया मेकओवर दे रही है या ग्रह नक्षत्र की गणना करने वालों का कमाल नजर आ रहा है? तेजस्वी यादव पर यह रैली रिपोर्ट जरूर देखिए, पता चलेगा रैलियों में तेजस्वी यादव किन मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता से कैसे संवाद कर रहे हैं। मरून, क्रीम, वाइट, स्काई ब्लू, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक और ब्लैक टी शर्ट में तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। बाजू पर आरजेडी लिखा हुआ है। 2020 में तेजस्वी ज्यादातर कुर्ता पजामा में नजर आते थे, लेकिन 2025 के चुनाव में टी शर्ट को अपना सियासी पहनावा बना लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी गमछा लहराया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया है। इसका मतलब है तेजस्वी जनता के बीच पहुंचने के लिए नए सिरे से रिश्ता बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैजुअल टी शर्ट में तेजस्वी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर भाषणों में गंभीर नजर आते हैं। नो नॉनसेंस का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। 17 रैली एक दिन में हम कर रहे हैं। पायलट माई बाप कर रहा है कि अब छोड़ दीजिए जान हमारा। हम बोले अभी कैसे बेरोजगारी के जड़ से समाप्त करना, जनता मालिक के बीच जाना है। जब हम अकेले लड़ रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा दिया गया है कि आपके भाई बेटा तेजस्वी को रोकने के लिए। अकेले तेजस्वी प्रधानमंत्री से लड़ रहा, मुख्यमंत्री से लड़ रहा, केंद्र मंत्रियों से लड़ रहा, राज्य के मंत्रियों से लड़ रहा, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहा, गोदी मीडिया से लड़ रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लड़ रहा, इलेक्शन कमीशन से लड़ रहा है। और इस वक्त अगर अपने घर के लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? तेजस्वी बता रहे हैं कि वे किस किस से लड़ रहे हैं। विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का चुनाव नहीं है। इस हाल में विपक्ष लड़ रहा है, यही बड़ी बात है। आखिर बराबरी के मौके वाली बात को बहस से क्यों गायब किया जा रहा है? क्यों एनडीए के नेता तय संख्या से ज्यादा कारें अपने काफिले में लेकर चल रहे हैं? क्या तेजस्वी इन बातों से अपने लिए सहानुभूति पैदा कर पा रहे हैं? उनकी बात जनता तक पहुंच रही है कि तेजस्वी का हेलीकॉप्टर एक है, लेकिन उसके पीछे एनडीए का 30 हेलीकॉप्टर है। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने जो कहा किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो करेंगे। तेजस्वी कोई झूठे टूटा फूटा वादा नहीं करता है। जो हो सकता है वही हम कह रहे हैं। बताओ, नौकरी के लिए तैयार हो कि नहीं हो आप लोग? कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठाना। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में 7 करोड़ 40 लाख से अधिक मतदाता हैं। 1 करोड़ 77 लाख मतदाता 18 से 29 वर्ष के हैं। बिहार के इन युवा वोटरों ने आरजेडी के उस शासन को नहीं देखा है जिसका जिक्र बीजेपी अपनी सभाओं में करती है। इनमें पहली बार जो वोट डालेंगे उनकी ही संख्या 14 लाख है। तो 2.25 लाख करोड़ वोटरों ने लालू प्रसाद यादव का दौर नहीं देखा तो सिर्फ नीतीश कुमार का। 3 करोड़ 40 लाख से अधिक वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल है। खुद तेजस्वी भी इसी उम्र के ब्रैकेट में आते हैं। 5 दिनों बाद वे अपना 36वां जन्मदिन मनाएंगे। तेजस्वी को आशंका होगी कि कहीं उम्र के कारण चूक ना जाएं, इसलिए वे बार बार कहते हैं तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तेजस्वी की उम्र कच्ची है मगर जुबान पक्की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी पर खानदानी क्यूमो नौसिखिया होने का आरोप लगाते हैं। इसके जवाब में ममदानी कहते हैं, भले अनुभव कम है लेकिन उनकी जैसी ईमानदारी क्यूमो कहां से ला पाएंगी। लेकिन ईमानदारी के सवाल पर तेजस्वी को ममदानी जैसी छूट मिल सकती है।
वैसे तेजस्वी अपनी सभाओं में कहते हैं 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, उनकी एक भी गलती नहीं पकड़ी गई, ना भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हम यह जानते हैं कि बिहार का चुनाव न्यूयॉर्क का चुनाव नहीं है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है और हम लोग ये करके रहेंगे। देखिए, जो कहा वो तेजस्वी ने किया, जो कह रहे वो करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान हमारी पक्की है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, उम्र कच्ची है, जुबान पक्की है। जो कहा वो किया। 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। मूल रूप से यह चुनाव बिहार के युवाओं का चुनाव है। नीतीश कुमार के बाद युवाओं के भविष्य का नेता कौन होगा, इसका भी चुनाव है। युवाओं को ठीक से पता है, नीतीश कुमार भले ही कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, मगर उनकी सियासी पारी अब समाप्त हो चुकी है। वे बिहार की राजनीति के भविष्य नहीं है। क्या 18 से 29 साल के 2.25 करोड़ युवा वोटर तेजस्वी को अपना नेता मानेगा? बिहार का युवा कहां जा रहा है, किसी के पास ठोस जवाब नहीं। तेजस्वी लगातार अपने मुद्दों को युवाओं के आसपास ही रखते हैं। सभी नौजवानों से संवाद करने आए हैं, आप लोगों से बात करने आए हैं कि आप इस वीडियो में तेजस्वी की टी शर्ट पर लिखा है रेस्पेक्ट, जेनजी की शैली को अपना रहे हैं। युवाओं का रेस्पेक्ट क्या तेजस्वी को इतना मिलेगा कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएं? क्या आपने इस तरह बीजेपी के किसी बड़े चेहरे को इस चुनाव में या जेडीयू के ललन सिंह को इस चुनाव में युवाओं के बीच जाते देखा है? बीजेपी के नेता इन युवाओं को मंच से ही जंगल राज का डर दिखा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी सीधे युवाओं के बीच जाकर पेपर लीक और पुलिस की पिटाई की बात करते हैं। बीजेपी के नेता युवाओं के बीच इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें पता है कि बिहार का युवा नौकरी और पढ़ाई पर सवाल कर देगा, जिसका जवाब उनके पास नहीं है। इतने दिन से बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसमें संविधान लागू कर दिया, बताइए नौकरी के तैयार। बिहार का युवा पढ़ाई और तैयारी करने के अलावा दूसरा काम नहीं करता। आप उसे तैयारी करते देखेंगे तो कलेजा फट जाएगा। इतनी मेहनत करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए पत्रकारों के यूट्यूब वीडियो में इस उम्र का युवा ही बीजेपी और नीतीश कुमार के दावों को चैलेंज कर रहा है। बेकारी और गरीबी को लेकर नीतीश कुमार से सवाल कर रहा है। मीडिया रिपोर्टिंग में महिला वोटर की गिनती हो रही है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन कोई इस युवा वोटर को नहीं गिन रहा है जिसकी संख्या अलग अलग सेगमेंट में करीब 3.5 करोड़ हो जाती है। इस बार के चुनावी कवरेज में गोदी मीडिया ने बिहार के युवाओं से कमाल की दूरी बनाई है। उनके बीच कोई भाग कर नहीं जा रहा। होटल या पार्क में 2-4 युवाओं को बुलाकर इंटरव्यू किया जा रहा है, जबकि दूसरे स्वतंत्र पत्रकार युवाओं के बीच जाकर सवाल जवाब कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को पता ही नहीं कि अच्छा कॉलेज क्या होता है। नीतीश कुमार का दौर बिहार के युवाओं को अयोग्य बनाए रखने का दौर माना जा सकता है। इसके बाद भी वे चुनाव जीतते रहे हैं और उनके जीतने की बात हो रही है, लेकिन युवाओं को पता है कि अगर बिहार की गली गली में कोचिंग सेंटर नहीं होते तो इतिहास का 1 सवाल और गणित का 2 सवाल भी हल नहीं कर पाते। अंग्रेजी तो भगवान मालिक है। बिहार के युवाओं को सोच समझकर अयोग्य बनाया गया ताकि वे दूसरे राज्यों में सस्ते मजदूरी के लिए उपलब्ध हो सकें। नहीं तो जिस बिहार में बच्चा 10-10 घंटा पढ़ता हो, वहां कैसे हो गया कि एक भी ढंग का कॉलेज नहीं है। बिहार के युवाओं को भले ही स्टीफेंस और ऑक्सफोर्ड का पता ना हो, लेकिन अपने शहर के कोचिंग सेंटर और उसके मास्टर के बारे में जरूर पता है। कोचिंग वाले सर ही बिहार के हीरो हैं। तेजस्वी का फोकस रोजगार पर ज्यादा है। पटना यूनिवर्सिटी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना देंगे, इस तरह का वादा बिहार में सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है, डिग्री कॉलेज कई जगह नहीं है, लोग इससे परेशान। तेजस्वी आएगा तो किसी बिहार के लोगों को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए अपना प्रदेश बिहार छोड़ने की जरूरत नहीं,
सारी सुविधा बिहार में ही मिलेगी, बिहार में ही मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि अगले 10 साल में बिहार में सबसे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूल खुले, कि आपको शिक्षा के लिए बाकी प्रदेशों में नहीं जाना पड़े। ये जो पेपर लीक की जो कहानी है, इसको नहीं सहना पड़े। 2020 में 15 सीटों से सत्ता तक पहुंचने से रह गए। क्या तेजस्वी इस बार उस फासले को पूरा कर लेंगे? कई विश्लेषणों में कहा गया है कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने टिकट बांटने में देरी तो की, लेकिन टिकट ज्यादातर सही लोगों को दिया। इस कारण बिहार में लड़ाई बिहार के स्तर पर नहीं, विधानसभाओं के स्तर पर हो रही है। ईडी से लेकर सीबीआई के हमले के बीच वाकई विपक्ष की तरफ से भगदड़ नजर नहीं आई। तेजस्वी इसके बाद भी सभाओं में टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और एकजुट रहिएगा, पटना नहीं है। कुछ लोग अपने ही लोग बांटने का काम करेंगे, लेकिन ये समय असली समय है। 4 साल पार्टी में रहेगा, चुनाव के बाद भाग जाइएगा। टिकटवा अकेले का ना मिलेगा कि सबके टिकट मिलेगा। इसलिए यही असली पहचान है कि कौन अपना है और कौन स्वार्थी है, कौन स्वार्थी है। पार्टी से बड़ा और कोई नहीं होता। इसलिए एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से राम मनोज जी को विजय बनाइए और हम लोगों का सरकार बनाने का काम कीजिए। सबसे बड़ा सवाल है, बिहार का युवा किसकी तरफ देख रहा है? नीतीश की तरफ, तेजस्वी की तरफ या सम्राट चौधरी की तरफ? वह जिस तरफ जाएगा उसी तरफ बिहार की राजनीति जाएगी। अगर तेजस्वी यादव को युवाओं का वोट पहले से ज्यादा मिला तो वे महिला वोटरों के नीतीश कुमार की तरफ जाने की भरपाई कर पाएंगे। उनका नतीजा अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जेन जी और 39 साल से कम का युवा जाति को प्राथमिकता नहीं देगा। इस तरह के मुगालते नहीं पालने चाहिए, मगर यह भ्रम भी अच्छा नहीं कि बिहार का युवा केवल जाति को देखकर वोट देगा। नवभारत टाइम्स में छपे हेमंत राजौरा के इस विश्लेषण पर गौर कीजिए। लोकनीति CSDS 2020 के मतदान बाद सर्वेक्षण के आंकड़े स्पष्ट करते हैं। साल 2015 में जहां सिर्फ 9% मतदाताओं के लिए बेरोजगारी और नौकरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, वही 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 20% तक पहुंच गया। यानी 5 साल में मतदाताओं की प्राथमिकता अपराध से रोजगार की ओर निर्णायक रूप से शिफ्ट हो जाती है। आप लोगों के बीच एक मौका तेजस्वी को चाहिए, एक मौका मिलेगा। एनडीए को 20 साल मिला, तेजस्वी को 20 महीने नहीं मिल सकता है। दीजिएगा 20 महीना, 20 महीना अगर आप लोग दीजिएगा, जो 20 साल में एनडीए की सरकार ने तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। लोकनीति और CSDS के सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में 18 से 29 वर्ष के 37% युवाओं ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि 36% ने एनडीए को। क्या इस चुनाव में यह और नहीं बढ़ सकता है? क्या बीजेपी 5 साल में 50 लाख करोड़ के निवेश जैसे वादों से बिहार के युवाओं को आकर्षित कर पा रही है? क्या उसे भरोसा है कि 12वीं और स्नातक के बेरोजगारों के खाते में 1-1 हजार डालकर वह युवाओं की चिंताओं को मिटा देगी? युवा बेरोजगारी के सवाल को भूल जाएंगे। तेजस्वी यादव को अपनी उम्र का क्या फायदा मिलेगा, या बीजेपी के 56 साल के सम्राट चौधरी पर बिहार के युवा अपने भविष्य का दांव लगाएंगे? अमित शाह और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की तारीफ कर गए हैं। क्या सम्राट चौधरी बिहार के युवाओं के हृदय सम्राट बन पाएंगे? युवाओं तक पहुंचने के लिए तेजस्वी कूल टी-शर्ट बदल बदल कर पहन रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का पहनावा कुर्ता पायजामा ही है, गले में गमछा है, जैकेट पहनते हैं, कभी पगड़ी बांधते हैं, कभी नहीं। एक बेहद गरीब राज्य के वित्त मंत्री की बातों को सुनकर बिहार का युवा अपने आर्थिक भविष्य के प्रति कितना निश्चिंत हो पाता है? प्रधानमंत्री मोदी बिहार के युवाओं को कैसा सपना दिखा रहे हैं? प्राचीन बिहार का गौरव लौटाने का वादा कर रहे हैं। अगर तेजस्वी इतनी कोशिशों के बाद भी युवाओं का दिल नहीं जीत पा रहे तो किसी को बताना चाहिए कि इन बातों से प्रधानमंत्री मोदी को
समर्थन कैसे मिल रहा है। मगध पुरातन भारत की शान है। अब हमें मगध को, बिहार को फिर वही पुराना गौरव लौटाना है। आर्यभट्ट के नाम पर नीतीश कुमार ने 2010 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। 15 साल में इसकी क्या हालत है यह भी बताना चाहिए। क्या गोदी मीडिया के रिपोर्टर पटना के दौरे पर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं? परंपरा के नाम पर तामझाम किया गया, लेकिन इसकी हालत बहुत अच्छी नजर नहीं आती। 7 अगस्त 2024 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 5 अध्ययन केंद्र बनाए गए। इसके लिए 39 फुल टाइम प्रोफेसर होने चाहिए, लेकिन 4 ही शिक्षक नियुक्त हुए। गोदी मीडिया ने इस तरह के फर्जीवाड़े को मुद्दा नहीं बनने दिया और बिहार के युवा झांसे में आते रहे। बीजेपी पास्ट टेंस की राजनीति कर रही है और तेजस्वी फ्यूचर टेंस की। बिहार का पुराना गौरव अभी तक कितना लौटा है, क्या यह संभव भी है, यह सवाल नहीं किया जा रहा। 14 नवंबर के नतीजे बताएंगे कि बिहार के युवाओं ने तेजस्वी यादव की टी शर्ट के कलर कोड के सिग्नल को कैसे समझा है। बिहार की उमस भरी गर्मी में टी शर्ट आरामदायक तो होती है, लेकिन इसका संबंध बिहार की गरीबी से भी हो सकता है। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। क्या बिहार में 20 साल के दौरान इतना विकास हो गया कि बिहार के 64% परिवार महीने का 10,000 भी नहीं कमा पाते? शायद किसी को पता था कि बिहार के आम लोगों के लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि वह 10,000 नहीं कमा पाता है। इसलिए मतदान से पहले उसके खाते में 10,000 रुपए डाल दिए जाएं। पलायन करने वाले मजदूर, कोचिंग जाते युवा, सिपाही, अर्धसैनिक बलों की तैयारी के लिए दौड़ लगाते युवा टी शर्ट ही पहनते हैं। टी शर्ट सस्ती होती है और इसके धोने प्रेस करने में खर्चा कम लगता है। जो राज्य 10,000 से कम कमाता है उस राज्य के युवाओं के लिए टी शर्ट इकोनॉमी का भी मार्कर है। गरीबी इतनी भयंकर है कि लोग बेझिझक किसी का भी पुराना कपड़ा स्वीकार कर लेते हैं। बिहार का युवा कुर्ता पजामा नहीं पहनता। यह पहनावा सिर्फ राजनीति में बचा है और कुछ हद तक त्योहारों और शादियों में इस्तेमाल होता है। बिहार सरकार की तख्ती अपने घर में लगवाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बिहार के हर घर को अब सरकारी नौकरी मिलेगी और बिहार के हर घर से बिहार सरकार चलेगी। हर घर की सरकार में भागीदारी होगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुर्सी के लोभ वाले बुजुर्ग नेता युवाओं को जॉब नहीं दे सकते हैं और ना इन्होंने दिया है। बिहार को आगे बढ़ाने का सपना देखने वाले युवा ही वो अवसर पैदा कर सकते हैं जो हर युवा को रोजगार दे। रोजगार ही तेजस्वी का हथियार है। क्या यह मुद्दा भारत की राजनीति में अब दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गया है? इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले थोड़ा रुक जाइए। बीजेपी के नेता भले ही युवाओं से भविष्य पर चर्चा टाइप कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में इसका असर दिखाई दे रहा है। खाते में पैसा डालकर बेरोजगारी के सवालों को शांत किया जा रहा है, लेकिन अगले चुनाव में यह मुद्दा और भी भयंकर हो जाएगा। तेजस्वी का स्टेज बीजेपी और जदयू के मुकाबले काफी अलग है। इसमें पैसे और संसाधनों की कमी झलकती है। बीजेपी के पास आज कई हजार करोड़ रुपए का चंदा है। एक अवैध कानून बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा जमा किया गया, इस पर कोई बात नहीं होती। यह कैसा कानून का राज था जिसमें चंदा लेने के लिए अवैध कानून बनाया गया? इसीलिए बीजेपी की सभाओं में मंच शादी के शामियाने जैसा भव्य लगता है और तेजस्वी की सभाओं में केवल मंच होता है। जनता भीड़ बनकर खुले में खड़ी रहती है। तेजस्वी इस भीड़ के उत्साह से खुश तो नजर आते हैं, लेकिन जानकार यह भी चेतावनी देते हैं कि ऐसी भीड़ से तेजस्वी के खिलाफ दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन क्या तेजस्वी बीजेपी की तरह भव्य शामियाने और डी एरिया वाली रैली कर सकते हैं? क्या उनके पास हजारों करोड़ का चंदा है? प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना,
गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। 2024 में नीतीश कुमार की सरकार से बाहर कर दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने 10 दिनों तक बिहार में जन विश्वास यात्रा की। 3,500 किलोमीटर का सफर किया, दिन के 16-17 घंटे बसों में बिताए। तेजस्वी की तबीयत भी बिगड़ी, पीठ में दर्द हुआ, जिसके बावजूद प्रचार करते रहे। 2024 में गला बैठ गया, एक आदमी के सहारे चलने लगे, व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बार ऐसा नहीं, तेजस्वी सेहत और आवाज के कंट्रोल में दिखाई देते हैं। लोकसभा में 200 रैलियां करने के बाद भी आरजेडी बिहार में बीजेपी जेडीयू को नहीं रोक पाई। इस बार राहुल गांधी के साथ तेजस्वी ने वोट चोरी के सवाल को लेकर फिर से बिहार में 3,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। तेजस्वी कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन सड़क पर उतरने की इस धुन के बाद भी सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। 2020 में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन महागठबंधन को जो वोट मिले और एनडीए को जो वोट मिले, उसमें 12,000 का ही अंतर रह गया। 2020 के चुनाव में कई सीटों पर नतीजे इस तरह से घोषित किए गए जिसे लेकर सवाल भी उठे। तेजस्वी यादव भले सरकार बनाने से दूर कर दिए जाते हैं, लेकिन वे लड़ाई से गायब नहीं हो पाते। क्या तेजस्वी 2020 की सफलता को दोहरा पाएंगे या 2025 में उससे भी ज्यादा वोट हासिल कर दिखाएंगे? उनकी लड़ाई विपरीत परिस्थितियों की लड़ाई है। मीडिया, जांच एजेंसियां और आयोग, जंगल राज की छवि। जिस मुकामा में ललन सिंह खुलेआम कह रहे हैं हर घर में अनंत सिंह होगा, कह रहे हैं जो नेता बनेगा घर से निकलने नहीं देंगे, उस बिहार में तेजस्वी यादव जंगल राज की छवि का सामना कर रहे हैं और ललन सिंह कानून के राज के प्रतीक बने हुए हैं। मोदी मंत्रिमंडल के आदरणीय मंत्री हैं। ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, घूसखोरी जो है चरम सीमा पर है। अपराध जो हो, आप देख रहे अपराध किस हिसाब से अपराध बढ़ा हुआ है। दिन दहाड़े विपक्ष के लोगों को गोली मार दिया जा रहा है और सरकार में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। जब तेजस्वी आएगा सरकार में तो ऐसे ऐसे गुंडों को जेल में डालने का काम करेगा, जेल में डालने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तमाम सवाल पूछे गए, मगर तेजस्वी अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटे। पत्रकार उनसे ललन सिंह को लेकर सवाल करते रहे। ललन सिंह का एक वीडियो वायरल है जिसमें कह रहे हैं कि एक आध नेता हैं जिन्हें चुनाव के दिन घर से मत निकलने देना। राजद ने ललन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने इस पर कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में उनको जो है सहयोग मिले। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2,500, यानी 12 महीने का 1 साल का एक साथ जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करेंगे। मीडिया के विश्लेषणों में महागठबंधन को अक्सर कमजोर दिखाया जाता है, लेकिन इसकी बात नहीं की जाती कि 2014 से लेकर आज तक सारे संसाधनों के बाद भी बीजेपी बिहार में तेजस्वी की तरह अकेले दम पर नहीं लड़ पाई। कहीं उसने जीतन राम मांझी के परिवारवाद से समझौता किया है, तो कहीं चिराग पासवान के परिवारवाद से, तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद से। इसके बाद भी बीजेपी परिवारवाद पर राजद को घेरती है। इसकी बात कोई नहीं करता कि इस चुनाव में बीजेपी किस तरह की आकांक्षाएं बिहार के लिए पैदा कर रही है।
सब इस सवाल से बचने के लिए दाएं बाएं कवरेज कर रहे हैं। कोई जनता के बीच जाकर समोसा खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है। एक ही आदमी का 20-20 बार इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू से कुछ निकल नहीं रहा, फिर भी इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू एक कवर बन गया है, पॉलिथीन कवर, जनता के मुद्दों को ढकने के काम आ रहा है। 14 नवंबर बहुत दूर नहीं, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसके लिए प्रचार 4 नवंबर को थम जाएगा, लेकिन बिहार के भविष्य का सवाल अभी रुकने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।